नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करते हैं। कोरोना पर इस वक्त मेगा मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर यह मंथन किया जा रहा है और इस बैठक में कड़े फैसले और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से अब रोजाना देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, रोजाना नए संक्रमित सामने आ रहे हैं लाखों की तादाद में, उसके बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो बिहार सहित पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलर्ट हैं। पीएम ने जहां कोरोना का टीका लेकर लोगों को वैक्सीन लेने की प्रेरित किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए दी। पीएम ने लिखा कि आज एम्स में मैंने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन हमारे पास कुछ उन तरीकों में शामिल है जिससे हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो कोरोना वैक्सीन की डोज जल्द लीजिए। इसके लिए covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी संदेश साफ है कि टीका लें और कोरोना को हराने में अपना योगदान दें। दरअसल प्रधानमंत्री स्थिति की गंभीरता को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,26,265 नए मामले सामने आए और 684 लोगों की मौत हो गई। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है। पिछले 5 दिनों के बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे। 3 अप्रैल को 836 पॉजिटिव केस सामने आए थे। 7 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 1527 तक पहुंच गया। यानी 5 दिनों के अंदर बिहार में कोरोना के 5,242 मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी संदर्भ में ये पत्र आप सबको लिख रहा हूँ। इस वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना के खिलाफ अब तक हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम सभी को बेहद अनुशासित तरीके से निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना होगा। मास्क का उपयोग जरूरी है। घर से बाहर निकलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। साबुन से नियमित हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर जाकर भीड़ भाड़ नहीं करें तथा अनावश्यक बाहर जाने से बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इन्हें घर में ही रहना चाहिए और इलाज जैसी विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलना चाहिए। 45 साल तथा इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए समाज के अन्य लोगों को भी टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अन्य लक्षण होने पर कोरोना जांच अवश्य कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी को हराएंगे। मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग सहयोग करेंगे और कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सतर्कता क्यों जरूरी है, जरा यह समझिए। देश में एक दिन में 1,26,000 नए मामले सामने आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, देश में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 9 लाख से ज्यादा हो गई है। और एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। ऐसे में देश में अब तक 1,66,862 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इस अहमियत को समझिए और सतर्क रहिए। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि पटना एम्स के सारे बेड फुल हो चुके हैं और बेतिया के चनपटिया पीएचसी में वैक्सीन की कमी हो गई है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
पिछले 5 दिनों में 5,242 नए मामले सामने आए। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर पटना एम्स पर है। यहाँ बेड से ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई है। कोरोना का प्रसार हुआ है, अभी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमने बेड, आपने सही बताया, 80 बेड थी, उसको बढ़ा के 110 किया है। 110 के बाद भी हमें इतने मरीज आ रहे हैं कि हम सबको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं और शहर के दूसरे अस्पतालों में उन्हें भेज रहे हैं, लेकिन कई अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है। दूसरे राज्यों, खासकर महाराष्ट्र में वायरस का बढ़ता संक्रमण भी चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई और पुणे से 7 स्पेशल ट्रेन बिहार आने वाली है। 10 अप्रैल को पहली स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंचेगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो है आ करके लगेगी और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हर एक ट्रेन में 24 बोगियां होंगी। और आपको ये नज़ारा दिखा दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर 24 बोगियां लगेगी और हर एक बोगी के लिए एक अलग मजिस्ट्रेट और एक अलग टीम बनाई गई है। यहाँ पे जैसे ट्रेन आ रही है ठीक वैसे ही ट्रेन आ करके यहाँ पर लगेगी और 24 बोगी के लिए 24 अलग अलग टीमें रहेंगी, जो हर एक बोगी का अलग अलग लोग जो हैं वो टेस्ट करेंगे। जो भी लोग यहाँ पहुँचेंगे उसका पूरी तरह से 100% जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। बाहर से आने वाले इन सभी लोगों का स्टेशन पर ही टेस्ट कराया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उसे आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। ऐसी तैयारी सिर्फ दानापुर जंक्शन पर ही नहीं है, पटना जंक्शन पर भी कोरोना को लेकर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस की जो टीम है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। जो लोग हैं बिना मास्क के, जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, उस पर लगातार हिदायत दी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहनें। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जितने भी सामान लेकर के जो लोग आ रहे हैं उसे आइसोलेट करने के लिए वो यहाँ पे रखा गया है, व्यवस्था किया गया है। यानी कोरोना को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन जरूरत है लोगों को सावधान रहने की, क्योंकि उनकी जरा सी लापरवाही कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार में पिछले 5 दिनों में 5,242 नए मरीज मिले हैं। ये हम आपको सिर्फ बिहार की स्थिति बता रहे हैं और एक्टिव केस में से 88.47% पिछले 5 दिन में मिले हैं। पटना एम्स में बेड फुल हो चुके हैं। हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चनपटिया पीएचसी में वैक्सीन तक की कमी हो गई है और दूसरे राज्यों के लोग जो बिहार में आ रहे हैं उनका सिलसिला लगातार जारी है। यानी कि हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ सतर्कता ही आपको सुरक्षित रख सकती है। पटना के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें कंकड़बाग, शास्त्री नगर और राजीव नगर का इलाका शामिल है। 3 जगहों पर सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पटना में 125 से भी अधिक जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा पटना सदर इलाके हैं और तीनों मोहल्ले हॉट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन इलाकों में बीते साल वाली स्थिति बनती हुई दिख रही है। पटना का राजीव नगर इलाका बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच रेड जोन में है और यहाँ भी कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, क्योंकि इस इलाके की आबादी भी काफ़ी घनी आबादी है और काफ़ी यह बड़ा इलाका है। और ख़ास तौर पर यहाँ भी लगभग 6 से 7 कंटेनमेंट जोन अभी ही बना दिए गए हैं और यहाँ भी तमाम जो पहल सरकार के द्वारा की जाती है वो की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि पटना सदर में जिस तरीके से दर्जनों कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उसके बाद राजीव नगर, कंकड़बाग और शास्त्री नगर का जो इलाका है, जो इस वक्त कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसे रेड जोन घोषित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उसका ये नतीजा है कि लगातार पटना शहर में कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है और कई इलाकों को पटना में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और खास तौर पर शास्त्री नगर, राजीव नगर और कंकड़बाग का जो इलाका है, इन इलाकों में बेहद चौकसी बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बिहार में लोग किस तरह से लापरवाह हैं और उस लापरवाही का नतीजा भी सामने आने लगा है। बिहार में कोरोना के 1911 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा पटना में 743 नए मामले मिले हैं। बिहार में कोरोना के 7,504 एक्टिव केस हो गए हैं, तो अब ये आंकड़ा 2000 के करीब पहुंचता हुआ, और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि लोग जिस तरीके से लापरवाह हो गए हैं, लोग मास्क लगाते नहीं दिख रहे, लोग सावधानी नहीं बरत रहे। शायद यही वजह है कि बिहार में कोरोना दूसरी लहर में रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप अब भी वक्त है, सतर्क हो जाइए और इस बढ़ते आंकड़ों को रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अस्पताल के बेड फुल होते जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि हालात इतने बद से बदतर हो जाएं कि काबू करना मुश्किल हो जाए, संभलने का मौका तक ना मिले। अगली खबर का रुख करते हैं। मधुबनी कांड के पीड़ित परिवारों को तकरीबन 10 दिनों बाद थोड़ा सुकून उस वक्त मिला जब परिवार का बड़ा बेटा संजय सिंह घर लौट आया। संजय सिंह के लौटने से परिवार को संबल मिला और बच्चे उम्मीद की नजर से देखने लगे। सलाखों से घर लौटे संजय सिंह, पीड़ित परिवार को मिला बड़ा संबल। महमदपुर नरसंहार में रिहाई का मरहम। सलाखों से संजय सिंह को रिहाई मिल गई है। संजय सिंह की आंखों में लहू तैर रहा है। गमगीन चेहरा और खामोश लब बताने को काफी है कि संजय सिंह के दिल पर क्या गुजर रही है। महमदपुर नरसंहार के पीड़ित परिवार के चिराग संजय सिंह के घर लौटने पर एक बार फिर जख्महारे हो गए। पूरा परिवार उस खौफनाक मंजर के दर्द से सिहर उठा जो होली के दिन मिला था। एक साथ संजय सिंह के 3 सहोदर और 2 चचेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन सब के बीच संजय सिंह का घर लौटना पीड़ित परिवार के लिए मानो अंधेरे में चिराग का जल उठना है। पीड़ित परिवार का सबसे बड़ा बेटा घर लौट आया है, जो परिवार के लिए किसी संबल से कम नहीं है। दरअसल मछली विवाद को लेकर होली के दिन संजय सिंह के 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था। अब एक और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट से रिहाई का मरहम मिला है। इधर महमदपुर नरसंहार के 16 गुनाहगारों को पुलिस ने सलाखों में भेज दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण झा उर्फ रावण, भोला सिंह, चंदन झा, कमलेश सिंह और मुकेश साफी है। 6 मुख्य आरोपी जो हैं, जो मुख्य गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस पिछले एक हफ्ते से जो रात भर दबी चल रही थी और एक बड़ी कामयाबी मिली है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी हुई है सर? ये इनका जो है आज हम लोग बिस्फी थाना क्षेत्र में रघौली है, वहाँ पर एक ब्रह्मेश महतो करके हैं, उनके यहाँ पर वो छुपे हुए थे। उसी में पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल इनपुट मिला, गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में पूछताछ करते हुए और भी अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी अभी जारी है। कैबीपुर गांव और महमदपुर गांव के 2 परिवारों में मछली को लेकर विवाद था। 6 महीने पहले संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। तब से महमदपुर कांड के पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह जेल में थे। अब मधुबनी जेल से संजय सिंह जमानत पर रिहा होकर घर लौट आए हैं। मधुबनी से संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के काफी दिनों बाद भी बिहार सरकार के कई मंत्री अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। आखिर क्यों अब तक मंत्रियों का बंगला प्रवेश नहीं हो पाया है, आइए जानते हैं।
16 नवंबर को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार का गठन हो गया और कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, पर अब तक कई मंत्रियों का बंगला प्रवेश नहीं हो सका है। बिहार में सरकारी बंगला राजनेताओं के लिए हमेशा से स्टेटस सिंबल माना जाता रहा है और यही कारण है सरकार बनने, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बावजूद कई मंत्री या तो सर्किट हाउस में रह रहे हैं या अपने निजी आवास में रह रहे हैं या फिर होटलों में रह रहे हैं। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को पहले 6 पोलो रोड बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन मंत्री जी को बंगला पसंद नहीं आया। दोबारा मनपसंद का बंगला अलॉट हुआ तो मंत्री जी गृह प्रवेश को तैयार हुए। फिलहाल बंगले में साज सज्जा चल रहा है, इसलिए मंत्री जी को सर्किट हाउस में रात बितानी पड़ रही है। वैसे मंत्री जी कहते हैं कि वो गरीब का बेटा है, उन्हें शान शौकत से कोई लेना देना नहीं। जो भीड़ें बढ़ जाती है उसको थोड़ा सा बैठाने में, चाय पिलाने में कठिनाइयां जरूर होती है, मैं महसूस करता हूं। लेकिन सरकार ने तो आवंटित किया है और उस हिसाब से ये काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी बन जाएगा। आज बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार का भी यही हाल है। इस वक्त हम 41 हार्डिंग रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार को यह बंगला अलॉट हुआ है और इस बंगले के पहले उन्हें 5 पोलो रोड अलॉट किया गया था, लेकिन वो उन्हें बंगला पसंद नहीं था। उन्होंने नाराजगी जताई थी सरकार से, उन्होंने कहा था कि उन्हें दूसरा बंगला दिया जाए, जिसके बाद अभी अभी यह बंगला उन्हें अलॉट किया गया है और इस बंगले में रंग रोगन का काम चल रहा है। जीवेश कुमार का कहना है कि मंत्रियों को बंगला अलॉटमेंट का कोई मसला नहीं है। हाँ, विधायकों को आवास न मिल पाना भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही जरूर है। मैं ये बात मानता हूं कि जो विधायकों का आवास बनना था, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी काफी चिंतित हैं उसको लेकर के। मैं भी आज के अखबार में पढ़ रहा था विषयों को, और हम समझते हैं कि उसमें कहीं न कहीं ऑफिसरों को या जो लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उनको चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा ताकि ससमय विधायकों को आवास मिल सके। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी अपने सरकारी बंगले से खुश नहीं है। इसी वजह से वो मंत्री बनने के बाद भी कौटिल्य नगर के अपने निजी आवास में ही रह रहे हैं। इस बंगले को देखिए, ये दरोगा राय प्रसाद पथ आवास संख्या 11 है। यह बंगला पहले बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ था, लेकिन यह बंगला उन्हें पसंद नहीं है। कारण जो भी हो, लेकिन वो इस बंगले में उन्होंने कदम तक नहीं रखा और साफ यह मना कर दिया, सरकार को यह कह दिया कि उन्हें यह बंगला नहीं चाहिए, जिसके बाद उन्हें दूसरा बंगला 29M स्टैंड रोड में अलॉट किया गया है। हालांकि उस बंगले में भी रंग रोगन का काम जारी है। इन सबके बीच असल परेशानी बिहार के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय की है। राम सूरत को जो बंगला अलॉट हुआ है उसमें उन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा रह रहे हैं, और विनोद नारायण झा को जो बंगला अलॉट हुआ है उसे आरजेडी की विधायक किरण देवी ने खाली नहीं किया है। लिहाजा राम सूरत राय को सर्किट हाउस के एक कमरे में रहना पड़ रहा है। मुश्किल तो है, स्वाभाविक है कि 100 लोग आते हैं। संजोग सब कोरोना के कारण भीड़ आज से कम हुआ है, तो लाइन लगी रहती है। मतलब कुछ मंत्री मजबूरी में सर्किट हाउस में रह रहे हैं, तो कुछ मनमाफिक बंगला ना मिलने की वजह से। एक बात तो यह साफ है कि जिस तरीके से बिहार में बंगले के लिए मारामारी जारी है, उस बीच में कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि मंत्रियों के साथ कई ऐसे विधायक भी हैं जो बंगले के इंतजार में हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। 3 दिन पहले मुंगेर में सलामी के दौरान पुलिस की राइफल दगा दे गई थी। आज हम आपको दिखा रहे हैं गोपालगंज से पुलिस जीप की तस्वीर, जिसे स्टार्ट करने के लिए धक्का मारना पड़ता है। अब सवाल है कि इस जीप से अपराधियों की घेराबंदी पुलिस आखिर कैसे कर पाएगी। गोपालगंज पुलिस की खटारा जीप स्टार्ट करने के लिए देना पड़ता है धक्का। खटारा जीप के सहारे होगा क्राइम कंट्रोल। चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर
सरकार चले यार धक्का मार। साथी मेरे साथी का ये गाना तो आपने सुना होगा। गाना मनोरंजन के ख्याल से फिल्माया गया था, लेकिन यहाँ तो खटारा गाड़ी पुलिस के लिए मुसीबत बनी है। बिहार पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए किस कदर संसाधनों से लैस है, यह गोपालगंज से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पुलिस के जवान खटारा जीप के सहारे क्राइम कंट्रोल में लगे हैं। जीप भी ऐसी जो सड़क पर ही धोखा दे जाती है। वीडियो नगर थाने का है। जवान जिस जीप से गश्ती पर निकलते हैं उसकी हालत यह है कि जवान पहले जीप को धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, फिर उस पर सवार होकर थाना क्षेत्र में गश्त पर निकलते हैं। किसी वारदात की स्थिति में ऐसी खटारा जीप से पुलिस किस तरह अपराधी का पीछा कर पाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल नगर थाना पुलिस ने कुछ युवकों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपियों को नगर थाना से कोर्ट परिसर में पेशी के लिए ले जाना था। दोनों को जीप पर बैठाया गया, लेकिन जीप कहां चलने वाली थी। गर्मी के मौसम में जवान थक गए तो गिरफ्तार आरोपियों का साथ लेना पड़ा। गनीमत ये रही कि जीप सड़क पर थोड़ी दूर जाकर स्टार्ट हो गया, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने वीडियो शूट कर लिया। अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सो अलग। गोपालगंज में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती है। क्रिमिनल आधुनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि भला पुलिस ऐसी गाड़ियों से घेराबंदी कैसे कर पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।